संविधान का लगभग आधा से अधिक सिलेबस, जो संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आधा से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, एक बात आज आप लोगों को बता दें, इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनके दिमाग में तनिक भी डर है तो हम आपसे एक चीज़ जो है कंफर्म कर दें कि आप अदर बैच और ये भीड़ भाड़ से बहुत ही अलग चल रहे हैं। वो आपको खुद नहीं पता है कि आप कितना अलग चल रहे हैं। आज आप वो जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे जिनको जो किताबें हम बता दिए हैं, अगर आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं यकीन होगा कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं। लेवल ही बहुत अलग चल रहा है। बस इसमें जो पेशेंस रख के, जैसे है क्या कि जो आज के समय में क्या है नहीं जानते हैं, चैनल पर अगर आप देखेंगे तो चैनल पर लगभग जो बड़े चैनल हैं, लड़कों की भीड़ भाड़ जो है वहीं लगी रहती है, वो वहीं फंसे रहते हैं। उनको जो एक होता है कि एक्चुअली जो रियलिटी वो चाहिए, उससे वो कभी जुड़े ही नहीं पाते हैं। बस आप पेशेंस रख के शांति से पढ़ते चलिए। जीडी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, हवा में उड़ा के आएंगे। बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से बस आप पढ़ करके देखिए, आप एकदम हवा में रिजल्ट करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। क्योंकि इन सब वैकेंसियों की ये तैयारी है ही नहीं। ये तैयारी जैसे एक लेवल जो इसका है ना, आप नहीं भी जानते इसका लेवल क्या है। आप बस करते रहिए, आपको रिजल्ट बताएगा कि नहीं क्या था। आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम आपसे बताए थे कि संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है। अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाली जो वीडियो एक है, लास्ट वाली, कम से कम उसको जाकर के रिवाइज कर ले, ताकि ये जो चीजें हैं ना वहां से जुड़ी हुई हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। 6 मूल अधिकार में से जो पहला मूल अधिकार समता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद ये मूल अधिकार सेकेंड। अब आपको जो है, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग हर एक चीज को पढ़ाई के नजरिए से लिखते हैं। वो समानता का था, समता का अधिकार था, तो वो हमको समाज में एक अलग चीज दे के जा रहा था। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ऐसा मान लीजिए कि आपके गांव में जो है कोई काम सरकारी हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है, तो जैसे गांव में क्या होता है ना कि पब्लिक जो गांव वाले रहते हैं, अगर 10 लोग किसी रोड पर बैठ जाए, उनको डर लगने लगता है कि पुलिस आएगी तो लाठी चार्ज कर देगी। अगर आप सरकार के किसी सार्वजनिक काम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो सरकार के खिलाफ बोल भी सकते हैं, और जो है रोड के किनारे हट करके ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़े ना, उसको ध्यान में रख करके आप धरना भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि गांव के लोग पुलिस वालों से थोड़ा ज्यादा ही डरते हैं, जबकि अगर आप नियम से हैं, आप इन अधिकारों को जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें है क्या क्या, अगर आपको ये सब जानकारी पढ़ाई किस लिए की जाती है, जब आप इसको मन से पढ़े रहेंगे ना, तब आप समाज में अपने अधिकार को जानते रहेंगे। कोई भी जाएगा, पुलिस का हो या कोई भी अधिकारी या कोई भी हो, आपको डराने का प्रयास करेगा, मगर अगर आपको ये अपने अधिकार पता रहेंगे तो आप उससे एकदम आराम से लड़ सकते हैं। समझिएगा है क्या। तो ये हमारा जो दूसरा मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, यह स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका पहला अनुच्छेद क्या कहता है? जो 19(1)A है, क्या है? 19(1)A, समझिएगा। कह रहे कि मीडिया को एक विशेष अधिकार है। किसको? मीडिया को। कुछ बयान आजकल सब इंडिया वाली जो भारत की मीडिया है वो कैसे क्या कर रही है तो आप जानते हैं, उतना तो आप नहीं बोल सकते। जितना मीडिया बकवास करती है, किसी भी नेता पर कोई आरोप लगा देगी, कुछ भी कर देगी, कोई भी प्रचार करना शुरू कर देगी, मगर उस पर कोई भी जो है रोक टोक नहीं है। एक अलग सीमा है कि अगर बहुत अलग बयानबाजी करेंगे, जैसे अर्नब गोस्वामी था, वो जेल गया फिर छूट गया, तो मीडिया वालों को एक विशेष छूट दे दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? आप कहेंगे अनुच्छेद 19 का पहले का वाला, 19(1)A के तहत क्या है? मीडिया को विशेष स्वतंत्रता है। विशेष परिस्थिति में इस पर केवल युक्ति संगत
प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा बकवास करने लगा, मतलब हद से ऊपर, तो थोड़े समय के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि वह एक सबक सीख जाए। नहीं तो बाकी मीडिया कुछ भी बकवास करे चलता है, आम आदमी करेगा तो तुरंत वो जेल चला जाएगा, उस पर प्रतिबंध है। मगर 19(1)(a) के तहत मीडिया को स्पेशल तवज्जो दिया गया है, और जो कि बहुत ही घातक साबित हो रहा है। मतलब कोई भी सरकार आती है तो ये हर सरकार के साथ चिपक जाते हैं। सच्चाई जो है, छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको छुपाएंगे, जो टेक्निकल चीजें उनको नहीं बताएंगे, बाबा बन के भविष्यवाणी दिखाएंगे, यही सब चीजें चलती रहती हैं। और समझिएगा, जानते हैं एक 44वां संशोधन जब हुआ था 1978 का, 1978 में, ये आपको भूलना नहीं है। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। उसी समय एक नया अनुच्छेद जुड़ा था 361(a). आप लोग लिखते चलिएगा, जो है संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 361(a) जोड़ा गया, जिसमें समाचार पत्रों को सदन की कार्यवाही को प्रसारित करने का अधिकार दिया गया। जैसे समाचार पत्र क्या है, आप कहेंगे अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, आज तक हो गया, और उसके बाद वो कई ठो है, दैनिक जागरण है। तो जो संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, कहीं पर भी, लोकसभा राज्यसभा में जो मंत्री बैठ करके कोई बजट पेश करते हैं, विधेयक पारित कराते हैं, तो आप लोग समाचार में पढ़ते होंगे कि फलाने दिन यह कार्यवाही होगी, इतने मंत्री बैठे थे, आज जो है सभा में इतने मंत्री उपस्थित रहे, फलाने मंत्री नहीं गए, हाई मंत्री कागज फेंक दिए। तो ये जो सदन की जो कार्यवाही है, गलत सही कुछ पर भी, तो 361(a) के तहत जो है समाचार पत्र उस कार्यवाही को अपने पेपर में छाप सकते हैं, ताकि जनता जाने कौन सही तरीके से काम कर रहा है, कौन गलत तरीके से। इसका रीजन क्या है? मीडिया को जो है संविधान का चौथा पिलर माना जाता है। कौन सा पिलर? आप कहेंगे चौथा। यह एक ऐसा अंग है जो कि आम जनता के ऊपर कोई भी प्रभाव छोड़ सकता है। तो मीडिया वाले जो है सदन में कौन मंत्री कैसे क्या कर रहा है, कौन सरकार काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है, उस पूरी कार्यवाही को 361(a) के तहत पेपर में छाप सकते हैं, ताकि आम जनता उस चीज को जाने। ये सब चीजें जो है आप लोग देखते हैं, बहुत व्यवहारिक चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे क्या है? ये 19 का सेकेंड पार्ट, देखिए ये आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम सबका अधिकार है। हमें जब पता रहेगा ना, जैसे कोई गांव में अगर मान लीजिए कि आप ये काम कर रहे हैं, या कहीं पर भी पुलिस वाले आ गए, कोई भी आ गया, आपको लगा हटाने, आप तुरंत डांट देंगे। दिमाग में खराब है। अनुच्छेद 19 तो क्या कहता है, कुछ पता है कि नहीं है? कुछ पढ़े हैं कि अनुच्छेद 19 तो क्या कहता है? तो पुलिस वाला लगेगा सोचने कि अरे यार ये क्या कह रहा है। मेरी बात को समझिए, ये शिक्षा का फर्क है। वह व्यक्ति जान जाएगा कि नहीं, अगला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तब वह तुरंत पीछे हटेगा। जनता ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ में किसी को पीटने लगना, अब कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसको उससे सही से बात करना, दोनों में बहुत अंतर है, समझिएगा। अनुच्छेद 19 का सेकेंड वाला कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन प्रतिबंध लगाता है? राज्य प्रतिबंध लगाता है। मगर वह प्रतिबंध कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा? जब आप देशद्रोह वाला काम करेंगे। ऐसे नहीं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदू, हम मुस्लिम है, हमारी मस्जिद को है जो है गिराने की बात की जा रही है, वहां पर ये मिला था, वो मिला था, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब 50 लोग मिल लगे बयानबाजी करने, अपने हक के लिए आप बयानबाजी कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, बिना हथियार के प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप कहीं पर भी बैठ के धरना कर सकते हैं, अपनी जो भाषाओं को है देशद्रोह से बचा करके किसी के विरोध को किसी भी स्तर से कर सकते हैं, बस आपका स्तर गलत ना हो। क्या नहीं होना चाहिए? यदि उसने देश की एकता और अखंडता का पालन न किया हो तब ही यह राज्य उस पर प्रतिबंध लगाएगा। देश की एकता और अखंडता, आप अगर बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो
तो किसी और धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते। यह है देश की क्या कहलाती है, एकता और अखंडता। आप वो किसी नेता के खिलाफ बोल रहे हैं तो पूरे देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब बाकी आप कुछ भी बोलिए, कोई आपका कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि यह अधिकार आपको मिलता है 19(2) के तहत। मगर आप थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर गए 19(1)(b) के तहत, अगर थोड़ी गलती कर गए तो बात बिगड़ेगी। क्या है, कहते हैं कि बिना हथियार शांति पूर्वक भारत में जुलूस निकाल सकते हैं, सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। आजकल आप लोग समाज में देखते होंगे तो एक जातिगत सम्मेलन होता है। कैसे होता है, गुप्ता महासभा, साहू महासभा, उसके बाद हो गया क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा सम्मेलन होता है, जातिगत सम्मेलन होता है, करणी सेना सम्मेलन, तो बहुत सा होता है, दलित सेना सम्मेलन, भीम आर्मी, मतलब हर ग्रुप वाले जो है अपना अलग अलग सम्मेलन करते हैं। जातिगत सम्मेलन होता है जो कि गलत है। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो समाज में जातिगत सम्मेलन कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर हर जाति वाले करते हैं। फिर भी क्या उसको कोई रोकता है कि कोई मना करता है मत करिए? आपको करने का अधिकार है। आप अपनी जाति को ऊपर ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते उस जुलूस में, उस सभा में, उस सम्मेलन में कोई धारदार हथियार, अब चाकू बंदूक ले लिए, चाकू लेके चल दिए, बंदूक लेके चल दिए, तलवार लेके चल दिए, सभा सम्मेलन चलने करने, पिस्टल आपके पास है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप पकड़े हैं तो वह सभा सम्मेलन तुरंत बंद कराई जाएगी, आपको जेल होगी, आपको जेल होगी। और जो जेल वाले नियम हैं बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं कि किस अपराध में आपको कौन कौन सी सजाएं मिलेंगी। जब आप इन सब चीजों को जानते रहेंगे ना, तो पुलिस वाले अगर आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं तो आपको पता रहेगा कि नहीं, हम यह कांड किए हैं तो हमें मैक्सिमम सिर्फ इतनी सजा मिलेगी, तभी आप डरेंगे नहीं। और वो सब चीजें जो है हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, समझिएगा। तो 19 का जो पहलका का खंड बी है, 19(1)(a) आपका क्या कह रहा था, यह मीडिया को विशेषाधिकार दे रहा था। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। जबकि ये आपका जो है अनुच्छेद 19(1) का सेकेंड वाला खंड कहता है कि अगर आप कोनो चाकू छुरा नहीं लिए है ना, तो कहीं पर भी सभा सम्मेलन कर सकते हैं, और किसी को दम नहीं है कि उसको रोक सके। सभा सम्मेलन जुलूस कुछ भी निकालिए रोड पर, आप लोग देखते हैं कि रोड पर कोई भी जुलूस निकलता है तो उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, बशर्ते उस जुलूस में जो है कोई धारदार हथियार नहीं होना चाहिए, कोई खतरनाक हथियार नहीं होना चाहिए, चाकू बंदूक गोला बारूद सब जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए, फालतू की चीज। फिर क्या है, तीसरा वाला खंड मजेदार है, उसी से जुड़ा हुआ है। जुलूस सभा सम्मेलन में यदि सरकारी कार्यों में बाधा आए तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या समझे, जुलूस सभा सम्मेलन में यदि कोई सरकारी कार्यों में बाधा डालेगा तो उस पर प्रतिबंध लगेगा। जैसे मान लीजिए कि जो है शाम का 3 बज रहा है, अब ऐसा रख लीजिए जो शाम का 3 बज रहा है और उसी दौरान आपके शहर में बहुत भीड़ भाड़ है, घर घर से लोग सब्जी खरीदने निकलेंगे, सामान खरीदने निकलेंगे, स्कूल के बच्चे भी छूटते हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था एकदम मार्केट पूरा जाम है, और उसी समय आप कोनो जुलूस लेके चलती है, क्या लेके निकल गए, कोई जुलूस लेके 150 आदमियों का जो है कोनो जुलूस लेके चल दिए किसी का विरोध करने या कुछ भी, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ेगी। अब ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ेगी तब आपके जुलूस को जो है सरकार के कार्यों में अड़ंगा समझा जाता है कि आप सरकार के कार्यों में जानबूझ करके अड़ंगा मार रहे हैं, तो वो आपका जुलूस जो है तुरंत मारपीट के खदेड़, पहले समझाया जाएगा कि भैया देखिए ये जुलूस आपका गलत तरीके से जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है, लोग सरकार को कोसेंगे और आपकी वजह से कोसेंगे, तो आपका ये जो जुलूस है तुरंत बंद किया जाएगा। अब चाहे वह जैसे भी बंद हो, अगर आप सही से मान जाएंगे तो सही से बंद होगा, अगर ऐठेंगे तो डंडा के बल पर बंद होगा। बहुत सा तरीका है कि नहीं, क्या है।
तो जुलूस, सभा, सम्मेलन में यदि सरकारी कार्यों में बाधा आएगी तो उस पर जो है प्रतिबंध, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। लास्ट का बहुत ही नॉर्मल सा है 19 का जी। यह मतलब हम बताना नहीं चाहते थे, फिर भी बताने के लिए ये जो अनुच्छेद है मजबूर किया, क्योंकि इसका महत्व है। जब हम पेपर प्रीवियस ईयर का मूल अधिकार से पेपर खोजने लगे थे, जैसे होता है ना कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय जो है हमें पता नहीं रहता कि कौन प्रश्न कैसा है। ये जितने भी प्रश्न हैं अभी तक हम जो भी प्रश्न लेकर के आते हैं, आप लोग देखेंगे तो कोई भी जो क्लास टीचर रहता है ऑनलाइन पढ़ाने वाले, पेड बैच 1000 रुपए का लेके पढ़ाएंगे, तब भी जो है ऐसे अंदर से वो अनुच्छेद नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि जब चैनल कोई सक्सेस हो जाता है ना, उसके बाद वह कंटेंट से चोरी करने लगता है, ऊपर ऊपर आएगा, बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा, आप उसमें एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, आदत ही आप पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, फंसेगा नहीं फंसेगा। अगर किताब पढ़े तो वाह वाह, नहीं तो काम एकदम गड़बड़ है। तो ये जो अनुच्छेद है जल्दी कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, अंदर से अनुच्छेद ये निकाले गए हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो हमें अगर जैसे हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं तो इसमें कुल कितने टाइप के अधिकार हैं, कहाँ कहाँ बटे हैं, सबको जानना पड़ेगा कि हम भाषण कब देंगे, जुलूस सभा कब निकालेंगे, किस अनुच्छेद के तहत हमको अधिकार है और किसके तहत जो हो उस पर प्रतिबंध लग जा रहा है। हम जुलूस एक बार लेके चल रहे हैं तो सर पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, और तो सरकार बार लेके चले तो पीटने लगे, क्या रीजन था। तो ये सब चीजें जो होती है नॉलेज मतलब दे करके जाती हैं। आने वाले समय में कोई परिस्थिति आपके गाँव में कुछ ऐसा हो गया तो आप उनको समझा सके कि नहीं ऐसे ऐसे जो है जुलूस निकालना है, नहीं तो हम ही लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप संविधान पढ़ते चलिए, बहुत मजा आएगा। समझिए, भारत के सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में निवास करने, रोजगार करने, दुकानदारी करने का पूरा अधिकार है। 19(1) का जी कौन सा है, 19(1) का जी यह कहता है कि आप जो है उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो गुजरात में जाकर के कमा सकते हैं किसी कंपनी में, आप जाकर के मुंबई में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बंगलौर में कहीं पर भी जाकर के कमा सकते हैं। कोई ठेला वाला खोल के आप चाट फुल्की हो गया कुछ भी जाके कहीं बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो इस पूरे 28/8 कहीं पर भी किसी भी राज्य में जमीन लेकर के वहां के निवासी बन सकते हैं। यह अधिकार आपको किसके तहत मिलता है, आप कहेंगे 19(1) के जी के तहत। अब क्या हुआ, जैसे आप दक्षिण भारत गए कमाने, कर्नाटक मान लीजिए, आप कमाने गए, कमाते कमाते आपके पास पैसा हो गया। अब आप क्या किए कि मुझे बगल में जो है रेहड़ी पटरी की कोई दुकान खोल दिए, कोई भी चाट फुल्की कुछ दुकान खोल दिए। तो कर्नाटक वाले देखेंगे, कहेंगे अभी तो बनारसी है, बहुत बढ़िया बना रहा है, इसका ज्यादा बिक रहा है, तो वो आपको परेशान करने लगेंगे, मारना पीटना। तब जब आप पुलिस के पास जाएंगे ना तो किस अधिकार के तहत जाएंगे, आप कहेंगे 19(1) जी के तहत। अब देखिए 3 अनुच्छेद और हैं जो कि बेहद आसान है। अब जब आप इन तीनों अनुच्छेदों को कंप्लीट कर लेंगे तो मूल अधिकार टोटल 2, शुरू वाले 2 पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अब पहले समझिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद जो 20, 21, 22 ये तीनों बेहद ही खास है। और हाँ, जैसे अनुच्छेद को जब पकड़ना होता है कि यार ये अनुच्छेद किसका होगा, बाई चांस ऑप्शन से ऐसा लगता है कि यार हमें क्लियर नहीं पता है, तो जब आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, जब ध्यान से उसको देखेंगे तो वो खुद बताएगा कि समानता का अधिकार लग रहा है, कि स्वतंत्रता का अधिकार लग रहा है, कि धार्मिक अधिकार लग रहा है। आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो वो अपने यहाँ बयां करेगा कि नहीं हम समानता वाले हैं, कि हम स्वतंत्रता वाले हैं, कि हम धार्मिक वाले हैं। तो विकल्पों को पकड़ना वहां से ही बेहद आसान हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब आप क्या जाने, बेहद आसान है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे।
यदि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने कानून न तोड़ा। इसका मतलब आप क्या समझे? जैसे कि आपके गांव में कोई घटना घट गई, आपके गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, शहर में कहीं कोई घटना घट गई, तो अब क्या हुआ कि पता नहीं चल पा रहा है, वहां कैमरा लगा ही नहीं है, तो दोषी का पता नहीं चलेगा। अब पुलिस आई, मन किया 4 लोग को उठा के लेती गई, तो 4 लोग को ले जाएगी ना, तो भले उसे थाने में बंद कर देगी, मगर अपराधी शब्द जो है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर आप पुलिस ला करके थाने में कहे तुम अपराधी हो, तुम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, तो अपराधी शब्द जो पुलिस यूज करेगी, आप तुरंत वहां पर टोक सकते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें अपराधी बोलने की। संविधान आपको कहां से इजाजत देता है कि आप हमें अपराधी बोल रहे हैं? कानून सिद्ध नहीं किया, आप कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या समझे? जब तक कि सिद्ध न हो जाए कि आपने ही अपराध किया है, तब तक पुलिस हो, एडवोकेट हो, न्यायालय, कोई भी आपको अपराधी शब्द से नहीं बुलाएगा। मोहन, सोहन, राम, श्याम, रहीम, रहमान, इन्हीं शब्दों से बुलाएगा, कभी भी आपको अपराधी नहीं लगाएगा। जैसे मुलजिम पेशी पर जा रहे हैं लेके, अब आप पेशी पर जा रहे हैं न्यायालय में कि आपने अपराध किया है कि नहीं, और पुलिस वाले लिए हैं। अब पुलिस का एक संघी दूसरा पुलिस है, पूछ दिया कहाँ लेके जा रहा है, यार ये अपराध किया है, अपराधी है, ऐसा शब्द बोल दिया, यार 302 का अपराधी है, तो आप साथ में है, अभी आपका कानून सिद्ध नहीं किया कि आप अपराधी हैं, तो ये कैसे बोल देंगे? तो इस स्थिति में जो है आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो वही कह रहा है अनुच्छेद 20, क्या कह रहा है कि जो है यदि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है या किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हुआ है, तब तक आप उसको अपराधी नहीं बुला सकते। जब कानून मान लेगा तभी बुलाएंगे। 21 का दूसरा का खंड है, यह क्या कहता है? एक अपराध के लिए एक सजा। इसका मतलब क्या समझे आप? जैसे आप जो है चाहे 1 लोग का कत्ल करिए, चाहे 20 लोग का कत्ल करिए। जैसे सोमवार को आप क्या किए, 1 लोग को मार दिए, मंगलवार को भी 1 लोग को मार दिए, पुलिस आपको खोज रही है, आप 4-5 लोग को गड़ासा लेके काट रही है। इस परिस्थिति में जो है आपको 2 बार उम्र कैद नहीं मिलेगी, या 2 बार जो है मृत्यु की सजा नहीं सुनाई जाएगी, सिर्फ 1 बार। अब इसमें क्या होता है कि जो चोर उचक्के रहेंगे उनको लगेगा कि नहीं यार, हम 1 बार चोरी करेंगे तो 1 बार सजा पाएंगे, तो वो वाला नियम यहाँ नहीं लगता है कि आप जो है सोमवार को चोरी किए, अब मंगल को जेल में गए, 1 हफ्ता बाद आ गए जेल से छूट करके, फिर चोरी किए, तो आप कहेंगे यार पिछली बार चोरी किए थे तो 1 बार जेल जा चुके हैं ना, दोबारा क्यों जाएंगे? तो वो वाला नियम यहाँ पर नहीं चलता है। मैक्सिमम सजा, एक छोटा एक बड़ा। अगर आप बड़ा कर गए तो आप पहले से ऑलरेडी उम्र कैद में हैं, तो फिर दोबारा क्या मिलेगा? जैसे आप किसी को मार पीट करके काट के उम्र कैद का सजा पा गए, अब आप जेल में चले गए, आज जेल में किसी कैदी से आपका झगड़ा हो गया, मुझे उसको भी काट दिए, मार दिए, मतलब उसकी भी हत्या कर दी, तो दोबारा थोड़ा ना उम्र कैद होगा, आप तो पहले ही से उम्र कैद में हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति जेल में जाते हैं वो ज्यादा मारपीट, जैसे छोटी सजा वाले जो रहते हैं ना, वो बड़ी सजा वाले से ज्यादा लगते नहीं हैं, उनसे डर करके रहते हैं। क्योंकि जिनको उम्र कैद मिल जाती है थाने में, जेल में, वो दबंग हो जाते हैं, उनको तो कोई डर नहीं है, उन्हें उम्र कैद हो चुकी है। आप जो है चोरी मोरी छोटे मोटे काम में गए हैं, जमीन विवाद में चले गए हैं, और उस दौरान कहीं आप वहां उनसे लड़ गए और ऐसे में आप उनको मार दिए, तो आपकी सजा बढ़ जाएगी। तो समझदारी इसी में है कि जो उम्र कैद वाला, हत्या वाला जेल में बंद है, अगर वो उसको आपको 4 केहूनी मारू देना, तब वो चुपचाप सह लीजिए, इसी में भलाई है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये सिखाता है हमें अनुच्छेद 20 का दूसरा का वाला खंड, ठीक है, कि एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 और 22। अनुच्छेद 21 जो है ना, मतलब कि समाज के उन लोगों के लिए बेहद कारगर है, जैसे किसी को मान लीजिए एड्स हो गया, किसी को कोई ऐसा रोग हो गया कि वो मुक्त है, कैंसर हो गया। अब समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, समाज में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, कैंसर से पीड़ित है,
2 साल 4 साल 5 साल वह इलाज कराता रहा है। इलाज कराने के बावजूद क्या है, उसको आराम नहीं मिला। अब एक दिन उसका क्या मन किया कि नहीं, अब हम जो है मर जाते हैं खुद से। तो वह व्यक्ति जो है जब मरने चलेगा ना, आत्महत्या करने, तो उसको कोई नहीं रोकेगा, न न्यायालय रोकेगा, न सुप्रीम कोर्ट, न थाना, कोई मना नहीं करेगा। सब कहेंगे यार असाध्य रोग से पीड़ित है, तो इसको जाने दो, मर जाने दो, जी करके क्या करेगा, अपनी इच्छा से वह मरेगा, उसे कोई जबरदस्ती मुआ नहीं सकता। इसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक का अधिकार, इच्छा मृत्यु। यह निर्णय कब आया था, ध्यान दीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किनको प्राप्त है और क्यों प्राप्त है? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। देशी विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब कितनों बड़ा आपातकाल लग जाए, चाहे पाकिस्तान आक्रमण कर दे, चाहे चाइना आक्रमण कर दे, तो होता है ना कि जब आपातकाल लगता है तो संविधान खत्म हो जाता है, संविधान के नियम कानून कायदे बंद हो जाते हैं, पूरे मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी नहीं खत्म होते। तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 का कितना महत्व है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल लगने के बाद भी नहीं खत्म होते। अभी तक आप 21 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। उन 21 अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण 2 ये अलग हैं, एकदम अलग हैं। आपको दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी नहीं समाप्त होते, और यह पेपर का प्रश्न बनता है, इसलिए आपको इसको बखूबी याद रखना चाहिए। है क्या है कि 9 मार्च, व्यक्तिगत की तो अनुच्छेद 21 है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार है जो कि देशी और विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त है। दोनों अनुच्छेदों को आपातकाल में भी नहीं समाप्त किया जा सकता। फिर इच्छा मृत्यु की बात आती है 9 मार्च 2018 की, जो अभी अभी हम बताए हैं। 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आती है। अब उस रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति लंबे समय से असाध्य रोगों से, लाइलाज बीमारी, असाध्य का मतलब जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज बीमारी जो मरते दम तक लगी रहे, आपको धीरे धीरे चूस रही है, आप कष्ट से पीड़ित हैं, रोज मर मर के जी रहे हैं, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, असाध्य रोग। तब क्या होगा, असाध्य रोग से पीड़ित है, उसे सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च 2018 को, इससे पहले 94 में भी कई बार आए थे, संशोधन हुए थे, तो उनको हम जानबूझ करके नहीं लाए हैं, जो मेन है हमें उसी से मतलब है। फाइनली जो अभी तक मान्य है 9 मार्च 2018 को, अगर हम पूरे तरीके से हिस्ट पोस्ट हैं, चल दिए मरने, कहीं टावर पे बैठे हुए ट्रेन के आके खड़ा हो गए, अब उस दौरान जो है पुलिस वाले पकड़ लिए, जीआरपी वाले पकड़ लिए, तो थाने में ले जाके बल भर नहीं कूटेंगे नहीं, वो तो अलग से वो दूसरे संविधान होता है। अब वो क्या हुआ कि थाने में ले गए तो आपको सजा मिलेगी। आप इच्छा मृत्यु क्यों करना चाहते, जब आप हिस्ट पुष्ट हैं तो आपको हिम्मत कैसे होगी अपनी जान देने की, तो ऐसे में भी सजा मिलती है। मगर जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है, ऐसे रोग से जिसका कोई इलाज उसके पास नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार है। और यह अधिकार कौन देता है, आप कहेंगे अनुच्छेद 21 जो है देता है। 21A अलग है, शिक्षा का है। 21A जानते हैं क्या है, शिक्षा का अधिकार है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, 2002 में आया था 86वें संशोधन के तहत, कि जो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। किसके तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए, संविधान में जो संवैधानिक इतिहास है उसका महत्व अलग था, वो मतलब कि एक अलग ही इतिहास था। संवैधानिक इतिहास अभी शुरू के जो 8 वीडियो होंगे वो जनरली आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ना ही उसको कोई पढ़ाता है। वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, मगर वो थोड़ा टिपिकल टाइप का होता है। आप
पेपर पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस तरीके से हम कहानियों को लेके चले हैं ना, ये संवैधानिक इतिहास बेहद खास हो गया है। ये तो सब पढ़ाते हैं, मूल अधिकार, अनुच्छेद, अनुसूचियां, ये सब पढ़ाते हैं। आधा तिहा पढ़ाएंगे। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, देखिए बुराई किसी की भी नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जिनको पैसा आने लगता है ना, वो कंटेंट से चोरी करने लगते हैं। ये सच्चाई है। हम अपनी भी गारंटी नहीं लेते कि कल को हमारा भी अगर आगे निकल गए तो हम क्या करेंगे, किसी का कोई गारंटी नहीं है। मगर अगर वर्तमान में आपको जहां से बेस्ट मिले, आपको भी अपना लालच करना चाहिए। अगर दुनिया करती है, आपको लगे कि नहीं वर्तमान में यहाँ पर ये बेस्ट है, तो हमें इसको लेना चाहिए, ताकि दोबारा कहीं जरूरत न पड़े। संविधान अगर इस तरीके से अगर एक बार आप पढ़ लिए ना, तो दोबारा आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी किताब उठाएंगे ना, तो खुद को लगेगा कि नहीं हमको समय आ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए। आपको नए सिरे से सोचना नहीं पड़ेगा। 21A के बारे में अगर आप जान गए कि जो है 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, और उस समय सरकार यह निर्णय ली थी संविधान के तहत कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, इनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। अब उसी के बारे में अगर व्याख्यात्मक लिख देगा तो अब आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझिएगा। 21A को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। लास्ट वाला जो है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और नजरबंदी की स्थिति में संरक्षण, ये और खास है। आज के वर्तमान समय में इसका और बड़ा महत्व है। आप कहेंगे कैसे? आप खुद देखेंगे कि यह आपके साथ कभी भी उपयोगी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब बेसाझे हो जाए, दोपहर में हो जाए, कब हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि हर घड़ी, हर घंटे, हर समय हमारे साथ चलता है, और इसका नॉलेज हमें बखूबी होना चाहिए। अनुच्छेद 22 का कैसे छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या हुआ कि खूब किसी लड़की के चक्कर में खूब जम के मारपीट हो गई। मारपीट इस सीमा तक हो गई कि अगला छात्र मर गया। ऐसा मारपीट हो गया कि अगला छात्र एडमिट हो गया, जो है बहुत ज्यादा मतलब चोट उसको आ गई। तो इस परिस्थिति में 324-25 की जो IPC की धारा ऐसा वही पढ़ाएंगे हम, धारदार हथियार वाला क्या है, सब चीजें भी चलेंगी और ये अलग से चलेंगी। तो इसमें है क्या, गिरफ्तारी और नजरबंदी की स्थिति में संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 22(1) के तहत यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि भाई उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। और इतना ही नहीं, उसे अपने लिए वकील रखने का भी अधिकार है। बाई चांस दयादी का मैटर हो गया, पर परिवार में झगड़ा हो गया जमीन को लेके, अब जमीन को लेकर झगड़ा हुआ या अगल बगल किसी की चोरी हो गई और आपको गिरफ्तार कर लिया गया। बगल में क्या हुआ कि किसी का समरसेबल चोरी हो गया। गांव में ऐसा बहुत तेज होता है, समरसेबल चोरी होगा, साइकिल चोरी होगी, किसी का मशीन इंजन चोरी हो जाएगा, किसी का गाय भैंस बकरी चोरी हो जाएंगी। यह सब गांव में ज्यादातर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बगलिया वाले को पकड़ा जाता है। सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा? बगल वाले को। और उसका यह सबसे बड़ा दोष है कि वो बगल में उसका घर है, तो उस बगल वाले को पुलिस ले जाएगी। तो पुलिस अब आई, उसको उठा के लेके चल गई, तो पूछेगा ना भैया हमको काहे ले जा रहे हैं जेल में, तो किस अधिकार के तहत पूछ रहा है? आप कहेंगे अनुच्छेद 22 के तहत पूछ रहा है। अब बाई चांस ये हुआ कि वह जेल में चला गया, अब पुलिस वाले उसको छोड़ ही नहीं रहे, थाने से उसको छोड़ा ही नहीं जा रहा। वो गरीब व्यक्ति है या इतनी कम जानकार है, तो अब वो क्या करेगा? उसके घर वाले भागेंगे, दौड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में उसको जो थाने में बंद रहेगा वो पुलिस से कहेगा कि देखिए जो है हमको जो है एक वकील चाहिए, तो हमको वकील से मिलवाइए या हमें ले चलिए कहीं कोर्ट कचहरी, आप कहीं घर वाले आप रहेंगे बात करेंगे। घर वाले थाने पर मिलने आएंगे, अब मिलने आ गए तो घर वाले वकील से बात करेंगे, फिर आपको जो है पुलिस वाले वकील से मिलने की अनुमति देंगे। वकील थाने पर जाएगा, आपसे मिलेगा, पूरी बात आपसे पूछेगा, और इसके लिए पुलिस बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। तब आप वकील को सब घटना बताएंगे, फिर वह जा करके आपकी जमानत का कागज बनवा के लाएगा। तो ये अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत।
मेरी बात को आप समझे। संविधान के 2 मूल अधिकार पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। आप बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। बाकी जो चीजें हैं वो आती रहेंगी, ठीक है ना।